हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसपाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, स्टडीज कैसे चल रही है। देखो यार, अब मिड टर्म एग्जाम्स नजदीक है तो कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। अच्छी तरीके से मन लगा के पढ़ाई करते रहो। हमारे चैनल पे पूरा पूरा सब्जेक्ट का सिलेबस, हर एक चीज हमने पढ़ा रखा है, वीडियोस अवेलेबल है। आप जो चाहिए वीडियो को सर्च करो और देखते रहो। आप लोग के लिए हमने रिवीजन कराने के लिए आरसीसी बैच भी लॉन्च किया, जिसमें हम हर चैप्टर का शॉर्ट तरीके से लगभग 20-25 मिनट के अंदर, हाफ एन आवर के अंदर हम लोग एक चैप्टर को रिवाइज करा दे रहे हैं। तो ये वीडियोस भी आपके लिए बहुत ज्यादा काम के होंगे। एक रिक्वेस्ट है यार, और थोड़ा सा नाराजगी है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार। स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूं कि यार, जब भी आप वीडियो ओपन करते हो, कोई भी वीडियो ओपन करते हो, वीडियो को लाइक कर दो, अच्छे अच्छे कॉमेंट लिख दो यार। थोड़ा मोटिवेशन आता है ना इससे, क्योंकि अगर आप कॉमेंट करोगे, अच्छा कुछ लिखोगे, तो हमें एक एनर्जी आता है कि यार बच्चे पसंद कर रहे हैं और हमें और ज्यादा मन करता है वीडियोस बनाने का। तो यार यही चीज है ना यार, हम आपसे फीस तो लेते नहीं है, बस यही आप लोग का फीस है कि यार आप लोग एक लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो अच्छा सा, और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दो। बस यही तो आपसे चाहते हैं यार। तो प्लीज कर दो यार, आपके राहुल भैया के लिए, राहुल सर के लिए। तो प्लीज ये सब चीज जरूर से करना, अच्छा लगता है, एनर्जी आती है और मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो प्लीज अच्छे तरीके से काम करते रहो, पढ़ाई करते रहो, अच्छे तरीके से हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। तो यहां पे हम आपके लिए एक और चैप्टर का आरसीसी यानी रिवीजन क्रैश कोर्स लेकर आ गए। 8th स्टैंडर्ड का आज दिन है, तो 8th स्टैंडर्ड के साइंस का चैप्टर नंबर 2 हम कराने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों हेल्थ एंड डिसीज। इसके पहले जो चैप्टर था उसका ऑलरेडी क्रैश कोर्स रिवीजन हो चुका है, जाके देख लो। वैसे तो पूरा चैप्टर अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो जो अवेलेबल है वो आप देख सकते हो, कोई परेशानी आप लोग को नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है हेल्थ एंड डिसीज, जिसमें हम लोग हेल्थ एंड बहुत सारे डिसीज है उसके ऊपर बात करेंगे, फटाफट से देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले। साथ ही में हमारा एप्लीकेशन है JR ट्यूटोरियल का, ताकि जो भी हम लोग हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे वो इस पे अपलोड हो जाएगा। तो जाके डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पे जाओगे, JR ट्यूटोरियल्स टाइप करोगे, आ जाएगा ऊपर, जाके डाउनलोड करो, इंस्टॉल कर लो। रजिस्टर करने बोलेगा, लॉगिन कर लेना, टोटल सिक्योर, कोई परेशानी नहीं, बिंदास कर लेना। उसमें बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम अगर फॉलो करना चाहते हो तो जरूर से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए कीप स्टडीइंग हार्ड, शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेल्थ क्या होता है। ठीक है, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, चैप्टर का नाम आप देखोगे तो हेल्थ एंड डिसीज। तो अगर इस चैप्टर के बारे में बात करें, हेल्थ एंड डिसीज क्या है, ये हेल्थ के बारे में पढ़ना है भैया, कि भाई हेल्थ क्या होता है। तो अगर मैं हेल्थ का एक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू चीजें की बात करें, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींगनेस। यानी कि अगर कोई इंसान, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये इंसान हेल्दी है, तो इंसान के हेल्दी होने का मतलब ये होता है कि वो फिजिकली फिट हो। फिजिकली फिट हो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा तोंद निकली हुई उसकी, ठीक है ना, ऐसा पेट बोलते हैं ना हम लोग, पेट निकला हुआ है, बहुत ज्यादा फैट नहीं दिख रहा है उसके बॉडी में। अगर ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं कि एकदम लुकुड़ा सुकुड़ा ऐसा है, वैसा भी नहीं, वो भी कुपोषित हो जाएगा, मतलब माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, वो बात नहीं कर रहा हूं। मतलब एक फिट एंड फाइन कहने का मतलब, अगर आप उस इंसान को फिजिकली देख रहे हो तो जरूरी नहीं है कि उसका एब्स दिखना चाहिए। अगर किसी का एब्स दिख रहा है तो जरूरी नहीं कि वो इंसान फिट है। फिटनेस का मतलब ये होता है कि अगर उसके बॉडी, अगर आप बाहर से देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव फैट नहीं है, ठीक है, और सही सलामत उसकी बॉडी है, जो कि मूवमेंट कर पा रही है। इंटरनली जो उसके ऑर्गन से बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उसके अंदर कोई परेशानी नहीं है, किडनी में, लंग्स में, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, खांसी तो बार बार नहीं आ रही है, ठीक है ना, एक्सक्रीशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सभी चीज देखा जाता है। और साथ ही में मेंटली, ये तो फिजिकली बात कर ले, लेकिन मेंटली अगर कोई इंसान खुश है, ज्यादा उसके लाइफ में वो बर्डन नहीं लेता, स्ट्रेस नहीं लेता, क्योंकि आज के डेट का जो जमाना है वो दोस्तों, वो स्ट्रेस का जमाना है। हर एक चीज का स्ट्रेस होता है। आपको पढ़ाई करने का स्ट्रेस है, मुझे वीडियोस बनाने का स्ट्रेस है, मुझे आपको पढ़ाने का स्ट्रेस है। तो देखो ये जो चीजें है ना, ये बहुत ज्यादा चीजें लाइफ में चल रही है। आपके पेरेंट्स को पैसे कमाने का स्ट्रेस है ताकि आपके फीस भर पाए, उनको अपनी फैमिली चला रही है, उनका स्ट्रेस है। आपको स्ट्रेस ये है कि मेरे को पढ़ाई करके अच्छे परसेंटेज निकालना है, मेरे को आगे जाके अपना करियर बनाना है। तो दुनिया में हर एक इंसान को स्ट्रेस होता है, लेकिन जो इंसान स्ट्रेस को मैनेज करना सीख गया और उस चीज को ओवरकम करना सीख गया, तो वो इंसान फिट माना जाएगा। तो अगर आप फिजिकली एज वेल एज मेंटली और सोशली यानी कि आप अपने आसपास के लोगों से कैसा बात करते हो, हंसी मजाक के साथ, और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से बात करते हो, मतलब आप क्या कहलाओगे, हेल्दी पर्सन कहलाओगे। क्योंकि हेल्दी का मतलब ये नहीं है कि सिक्स पैक्स बैग बना के घूम रहा है लेकिन मेंटली परेशान है, तो वो हेल्दी पर्सन नहीं हुआ। या फिर मेंटली एकदम खुश है लेकिन उसका शरीर बहुत ही खराब है, वो ठीक से चल फिर नहीं पाता, उठ नहीं पाता, तो वो भी हेल्दी नहीं है। तो हेल्दी का मतलब है ऑल द बैलेंसिंग थिंग, दैट इज नथिंग बट द फिजिकल, मेंटल एंड एज वेल एज द सोशल। एंड साथ ही में उसको कोई भी बीमारी ना होना। यानी कि अगर कोई इंसान, हम लोग बोलते हैं ना ये इंसान हेल्दी है, तो हेल्दी का मतलब है उसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो कोई बीमारी नहीं है कि मतलब उसका हेल्थ क्या है, हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट हैज हैविंग वेरी गुड हेल्थ। अगर कोई इंसान के पास कोई बीमारी नहीं है मतलब वो हेल्दी इंसान है, ठीक है। अब डिसीज नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, तो डिसीज का भी एक डेफिनेशन अगर बात करें, इट इज अ कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन द फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस। यानी कि अगर हम अपने शरीर में देखें तो हमारे फिजियोलॉजिकल यानी कि शरीर में, जैसे कि आपको पता है, अगर मान लो कि मेरा एक पर्सनल बताता हूं, मेरा लेफ्ट शोल्डर थोड़ा सा इंजर्ड है,
ठीक है, जब मैं बचपन में क्रिकेट बहुत खेलता था तो मेरा लेफ्ट शोल्डर डिसलोकेट हो गया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा आज भी हेवी काम नहीं करता, बहुत हेवी नहीं, मतलब नॉर्मल है, सब कुछ है, मूवमेंट वगैरह सब बराबर है, लेकिन बहुत हेवी चीज उठा लूंगा तो हल्का सा पेन होएगा, तो इसके लिए मैं नहीं करता। मतलब कहीं ना कहीं मैं 100% फिट नहीं हूं, क्योंकि ये मेरा प्रॉब्लम है। जैसे क्रिकेटर्स होते हैं, तो आपने देखा होगा क्रिकेटर जब होता है ना मैच खेलने के लिए, तो उसको छोटी भी चोट लग जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, यार वो फिट नहीं है, उसको चोट लगी है, वो बाहर जाएगा, मतलब वो बाहर बैठेगा, वो क्रिकेट नहीं खेल सकता, मतलब उस मैच में नहीं खेल सकता। क्यों? क्योंकि वो फिट नहीं है। अब फिटनेस का मतलब क्या है? उसके लिए चोट लगना। तो बीमारी का मतलब यही है, डिसीज का मतलब यही है, फिजियोलॉजिकल, यानी शरीर के बाहरी रूप से आपको कोई चोट लगी है, कोई परेशानी है, तो वो भी डिसीज में काउंट होगा, या फिर इंटरनली आपको प्रॉब्लम है, ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारी बीमारी है, फीवर है, ठीक है ना, हेडेक है, या फिर आपको स्टमक का प्रॉब्लम है, डिजेंट्री है, टाइफाइड है, कोलेरा है, या फिर कोई खतरनाक बीमारी हो सकती है, डेंगू वगैरह, या फिर एड्स वगैरह, या फिर ऐसा कोई भी। तो अगर कोई भी चीज छोटी मोटी भी बीमारी है, मतलब आप एक फिट पर्सन नहीं हो, आप एक अनहेल्दी पर्सन हो, क्योंकि आपके अंदर एक बीमारी है। तो डिसीज में वही होता है कि अगर आपका फिजियोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल, यानी मेंटली, बहुत सारे लोग होते हैं सब कुछ फिट एंड फाइन होता है, बॉडी फर्स्ट क्लास होती है, लेकिन दिमाग जो होता है वो बहुत ही स्ट्रेस में होता है, दिमाग जो होता है वो इतना एक्टिव नहीं होता है। कुछ लोग थोड़ा सा, मतलब हम लोग बोलते हैं ना मेंटल होते हैं। मेंटल मतलब कहने का मतलब क्या है, कुछ तो उनको तकलीफ होती है, उनके न्यूरॉन्स, उनके ब्रेन में कुछ अरेंजमेंट ऐसा होता है जो ठीक से काम नहीं करता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि लगभग दुनिया में लगभग होंगे यार 0.1% तो लोग होंगे जो थोड़े बहुत मेंटली डिस्टर्ब होते हैं और मेंटली होते हैं, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं हम लोग पागल होते हैं, ठीक है ना। तो पागल एक वर्ड है हिंदी, लेकिन पागल बोलना उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन पागल यानी कि कहीं ना कहीं उनके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ द न्यूरॉन्स एंड बिकॉज ऑफ द वायरिंग, जैसे हम लोग नस बोलते हैं ना, वायरिंग्स ऑफ द थिंग्स। तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ के लेनी पड़ेगी। तो यही होता है डिसीज, ठीक है ना। हमारे शरीर में बहुत सारे टाइप के डिसीज होते हैं। तो टाइप के डिसीज कौन कौन से हैं? तो जनरली देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डिसीज। जैसे कि बात करें, एक है अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन। एक डिसीज ऐसा होता है कि वो समय के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। मतलब अगर डिसीज के क्लासिफिकेशन की बात करें, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। तो डिसीज जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक ये है कि ड्यूरेशन कितना है उसका, मतलब कितना बड़ा डिसीज है, कितना ज्यादा समय लगेगा ठीक होने में या फिर कम समय लगेगा। तो इसमें भी दो कैटेगरी है। एक है क्रोनिक डिसीज। क्रोनिक मतलब क्या होता है? फेटल होता है, ठीक है ना। फेटल होता है मतलब इसमें आपका डेथ भी हो सकता है। ये जो डिसीज है इसमें आपका क्या हो सकता है? डेथ भी हो सकता है। डेथ का मतलब क्या हो सकता है कि मान लो ऐसा बीमारी हो गया जैसे कैंसर। अब कैंसर एक ऐसा बीमारी है जो स्टार्टिंग में अगर पता चल जाए, पहले स्टेज में, दूसरे स्टेज में, तो आप दवा करा सकते हो, ठीक सॉरी दवा करा सकते हो और ठीक हो सकते हो, यानी कि कुछ ना कुछ उसकी दवाइयां बन गई है, कुछ इलाज बन गया है उसका। लेकिन अगर आप एक लास्ट स्टेज पे पहुंच गए, उसका जो लास्ट स्टेज होता है, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, जो भी है, तो लास्ट स्टेज में एक बार पहुंच गए तो वो कैंसर का सेल्स जो होता है वो इतना डेवलप हो चुका रहता है कि उसको कट ऑफ करना या फिर उसको खत्म करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड इसीलिए वो बीमारी क्या हो जाती है? जानलेवा बन जाती है, उसमें डेथ हो जाती है। तो एड्स हो गया, अगर आप लास्ट स्टेज पे पहुंच गए, मतलब एचआईवी तो ठीक है, लेकिन एड्स हो गया तो डेंजर है, ठीक है ना। फिर डेंगू में भी लास्ट स्टेज में आप पहुंच गए जिसमें प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए, तो उसमें भी डेथ हो जाती है। मलेरिया हो गया, ऐसे कई सारी बीमारियां हैं जिससे आपकी जान जा सकती है, ठीक है। तो ये क्रॉनिक हो जाता है। दूसरा वही एक्यूट की बात करें तो ये बहुत ही साधारण बीमारी होती है, 2-4 दिनों में ठीक हो जाता है। जैसे आपका नॉर्मल फीवर हो गया, ठीक है ना, आपका कॉमन कोल्ड होता है, सर्दी खांसी हो जाती है ना, कोल्ड कफ वगैरह हो जाता है, तो ये आपकी नॉर्मल बीमारी है। ये आपका बीमारी होता रहता है, साल में एक आध बार हर किसी को बुखार या फिर हर किसी को सर्दी खांसी होती है नॉर्मल तौर पे। तो ये बीमारी जो होती है वो काफी एक्यूट होती है, हुई, फिर आपने थोड़ा बहुत इलाज किया इसका और जल्दी ठीक हो गया आपका। तो ये होता है दो टाइप का डिसीज अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन। एक लंबा ड्यूरेशन होता है क्रोनिक डिसीज, जो डेथ भी हो सकता है या फिर जान बच भी सकती है, और एक होता है एक्यूट, जो हुआ तुरंत ठीक भी हो गया। तो इस प्रकार की डिसीज होती है। दूसरा जो कैटेगरी है डिसीज का वो है अकॉर्डिंग टू द रीजन, मतलब कुछ ना कुछ कारण की वजह से होता है, मतलब कुछ उसके रीजन होते हैं ये डिसीज के होने के। अब वो डिसीज रीजन क्या हो सकते हैं? तो पहला कैटेगरी है हेरिडिटी, यानी कि आपके जेनेटिक्स के आते हैं। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? जेनेटिक्स से आते हैं, यानी कि मान लो कि आपके फादर या मदर को कुछ बीमारी था और वो बीमारी आपके अंदर भी ट्रांसफर हो गया है, बिकॉज आपके फादर मदर के ही जीन्स आपके अंदर आए हैं। जीन्स मतलब समझते हो, पहनने वाला जीन्स नहीं है। हमारे बॉडी के अंदर ना सेल्स होते हैं, हम जो आते हैं, जैसे हम हमारे माँ बाप के वजह से ही दुनिया में आए हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन हुआ है हमारा। तो हम जब दुनिया में आए हैं तो उन दोनों के ही गैमेट से हम मिलके बने हैं, ठीक है ना। तो हमारे अंदर उनकी क्रोमोसोम से, उनकी जीन से, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना, हमारे फादर मदर के डीएनए है इन शॉर्ट। तो डीएनए में क्या होता है? जीन्स होता है। अगर हम बात करें तो जो डीएनए है या फिर जो जीन्स है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है जिसके वजह से हमारे अंदर भी वही बीमारी या फिर वही सेल, जो बीमारी कॉज करने वाला जो सेल होता है, हर एक बॉडी किससे बनता है? सेल से बनता है। तो जो भी सेल है वो हमारे अंदर भी ट्रांसफर हो जाता है। जब हम लोग बच्चे, मतलब जब पैदा हो रहे होते हैं तो हमारा सेल उनके अंदर से हमारे सेल के अंदर आ जाता है, बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हमारे अंदर भी वो बीमारी धीरे धीरे डेवलप कर जाती है। तो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ हेरिडिटी इज नथिंग बट द डाउन सिंड्रोम। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ ऐसे बच्चे
पैदा होते हैं जिनके अंदर कुछ अलग ही टाइप का लाइक कैरेक्टर होता है, जैसे कि एकदम फ्लैट फेस हो गया, एकदम चपटा फेस होता है, ठीक है ना, या फिर कुछ अलग टाइप की बीमारी होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम एक ऐसा बीमारी है जिसमें आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कुछ अलग ही दिखाई देता है, मतलब नॉर्मल जैसे ह्यूमन बीइंग होते हैं ना वैसे नहीं होते, थोड़ा सा अलग दिखाई देता है, तो उसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें आपका क्रोमोसोम नंबर 21 जो 21 क्रोमोसोम होता है उसमें कुछ तो एडिशन आ जाता है, यानी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है उसमें। जैसे कि आपको पता है कि 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये आप अभी ज्यादा डिटेल में मत जाओ, जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे एटलीस्ट 10वीं 11वीं के बाद तब आपको ये पढ़ना होगा क्रोमोसोम एग्जैक्टली क्या होता है और उसके अंदर कितने कितने टाइप होते हैं। 23 पेयर होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, 21 क्रोमोसोम में उसमें दिक्कत आ जाता है तो डाउन सिंड्रोम हो जाता है। और ऐसे कई और बीमारी अगर आप देखोगे, जैसे डायबिटीज हो गया, अक्सर ये देखा गया कि अगर माँ बाप को डायबिटीज है तो बच्चे के अंदर भी डायबिटीज होती है, उनके ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज तो ट्रांसफर होता है, तो ये भी जेनेटिक में कभी कभी चला जाता है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। अक्सर देखा गया है कि अगर किसी को एचआईवी था तो उसके बच्चों को भी एचआईवी होने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर सही टाइम पे इलाज करा दिया जाए तो बच्चे के अंदर ट्रांसफर नहीं होता है। तो ऐसे कई सारे बीमारियां हैं, डिसीजेस हैं जो क्या होता है ट्रांसफर होकर आता है जेनेटिक के थ्रू, तो इसको बोलते हैं हेरिडिटी। और एक होता है एक्वायर्ड, मतलब क्या है कि ये जेनेटिक से नहीं आया, ये ऑटोमेटिकली बाहर से हमें कहीं से आ गया। कैसे आता है, जैसे इसमें भी एक्वायर्ड में होता है दो, एक होता है इन्फेक्शियस डिसीज, दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस। अगर हम इन्फेक्शियस की बात करें दोस्तों तो इन्फेक्शियस नाम से पता चल जाएगा, यानी किसी ना किसी के थ्रू फैला हुआ है, हमें इन्फेक्शन के फैला हुआ है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मुझे इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो गया मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं से कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस, कुछ और पैथोजेंस जो होते हैं ना, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसके वजह से वो बीमारी आ गई हमारे। जैसे आ जाता है कॉमन कोल्ड, हमें सर्दी हो गई तो मान लो कि यार मेरे घर में किसी को सर्दी हुई थी, वो छींक रहा था, बार बार खांस रहा था, तो हम उसके बाजू में कब से बैठे थे, उससे बातें कर रहे थे, तो हो सकता है उसके अंदर का जो वायरस था, जो कॉमन कोल्ड का वायरस होता है, जो राइनो वायरस होता है, ऐसे कॉमन कोल्ड वायरस होते हैं, वो छींक रहा था बार बार, वो वायरस हवा में चला गया, वो हवा से ऑक्सीजन मैंने लिया, वो इन्फेक्शन फैल गया मेरे अंदर और मेरे को भी लगभग एक दिन के अंदर सर्दी खांसी हो जाता है, और ये अक्सर होता है। तो ये जो बीमारियां होती है ये इन्फेक्शियस बीमारी होती है, यानी इन्फेक्शन के थ्रू फैलती है, कम्युनिकेबल डिसीज होती है, फैल जाती है, छूने वगैरह से भी फैल जाती है। अगर आपने नाक में ऐसा टच किया, आपके हाथ में वो जो इन्फेक्शन है वो लगा हुआ है, आपने उसी हाथ से किसी को टच कर दिया, उसी ने उस जगह को टच करके किसी के थ्रू वो अंदर चला गया, बॉडी के अंदर चला गया एक बार वो वायरस, तो आपको वो बीमारी हो जाती है। दैट इज नथिंग बट द इन्फेक्शियस। एक बीमारी बहुत खतरनाक आई थी, अभी तो ये आपका सिलेबस पुराना है, लेकिन एक बीमारी 1920-21 में चल रही थी, बहुत खतरनाक, जिसको बोलते हैं कोविड-19, कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस क्या था, ये भी इन्फेक्शियस था कि अगर किसी को कोविड हुआ है, उसके सामने अगर कोई इंसान खड़ा हो जाए तो वो भी बात भी करेगा, तो वो हवा के थ्रू उसके अंदर घुस जाएगा वायरस। तो वायरस बहुत खतरनाक होते हैं पहली बात तो इन्फेक्शियस डिसीज होता है। वैसे ही नॉन इन्फेक्शियस डिसीज मतलब ये कोई इन्फेक्शन से नहीं फैलता, लेकिन ये किसी कारण के वजह से, किसी और रीजन की वजह से बॉडी में आ जाता है, जैसे डायबिटीज हो गया, हार्ट के प्रॉब्लम हो गया, हार्ट डिसीज हो गया, हार्ट अटैक्स हो गया, ऐसे कई सारे और दिक्कत है। तो इन दोनों को हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फेक्शियस डिसीज की, ठीक है। अब इन्फेक्शियस डिसीज वैसे देखा जाए तो दुनिया में कई सारे प्रकार के, मतलब अगर 50-100 भी अगर मैं बोलूं तो ये कम है, मतलब इतने सारे प्रकार के डिसीज दुनिया में प्रेजेंट है। हर एक इंसान को अलग अलग टाइप का डिसीज जो है वो होता रहता है, करेक्ट है। लेकिन हम कुछ 2-4 एग्जांपल्स की बात करेंगे जो कॉमन तौर पे होता रहता है लोगों को, इसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे कि वो डिसीज क्या है, हम बात करेंगे वो डिसीज किस वायरस, किस बैक्टीरिया या फिर किसके वजह से होता है, ठीक है। वो फैलता कैसे है, यानी कि उसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, वो इन्फेक्शन कैसे फैलता है, ठीक है। फिर उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस, जिसको इन शॉर्ट में इसको टीबी भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बोलते थे पुराने जमाने में, या फिर कुछ एडवर्टाइजमेंट टीवी पे आता था कि 3 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको कंटिन्यूअस खांसी आ रही है तो आपके अंदर टीबी होने के चांसेस है, यानी ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस है। तो ट्यूबरक्लोसिस क्या है, ये एक ऐसा बीमारी है जो जनरली मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले नाम का एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले, याद रखना इसका नाम, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले। हर एक बैक्टीरिया का अलग अलग नाम है। जैसे आप दही खाते हो, दही के अंदर भी एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है कि उसको आप खाते हो, अगर आप एक दही के थोड़ा सा पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप में रखोगे ना तो उसके अंदर कीड़े घूमते हुए दिखाई देंगे, लेकिन वो जो बैक्टीरिया है ना, वो चीज वो हमारे अच्छे के लिए, मतलब वो हमारे लिए अच्छा है, यूजफुल बैक्टीरिया, जो हमारे पेट के लिए, हमारे प्रोटीन के लिए अच्छा है। लेकिन ये बैक्टीरिया अच्छा नहीं है। अगर ये बैक्टीरिया हमारे अंदर आ गया तो हमें टीबी बीमारी हो सकती है, जिसका नाम है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले। ये कैसे फैलता है, स्प्लिटिंग, माफ करना, स्पिटिंग, यानी अगर किसी इंसान को टीबी था
अगर मैंने थूका और वो थूक किसी की, मतलब देखो जब हम थूकते हैं ना दोस्तों, इसीलिए अक्सर आपने टीवी में प्रचार देखा होगा या फिर लोग के द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम जब होते हैं बोला जाता है कि पब्लिक प्लेस में स्पिट मत करो, थूको मत। लोग की आदत होती है गुटखा खाया, ये खाया, थूक दिया, ऐसा देखे ना, ऐसा करते हैं ना लोग, तो वो चीज गलत है। क्योंकि अगर आप थूक रहे तो हो सकता है एक पार्टिकल, एक छोटा सा थूक का पार्टिकल उड़ के हवा में से किसी के अंदर चला गया, नोज के अंदर, माउथ के अंदर चला गया, तो ये सब चीजें जो है ना, ये आपको दिक्कत पैदा कर सकती है। क्या कर सकती है? दिक्कत पैदा कर सकती है। और ये बैक्टीरिया एक बार अंदर आ गया तो फिर आपके अंदर फैल जाएगा। तो थ्रू हेयर, हवा के थ्रू फैल सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, मतलब अगर ये बीमारी हो गया तो आपको पता कैसे चलेगा कि यार मेरे को ये बीमारी होने का चांसेस है? तो हर एक का एक सिम्टम होता है। जैसे बुखार होता है तो हमको कैसे पता चलता है कि बुखार हुआ? हम टेम्परेचर चेक करते हैं, अरे यार बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है मेरे को, अरे यार मेरे को खाने का मन नहीं कर रहा है, मेरे को हेडेक हो रहा है, वीकनेस लग रहा है, तो वो बुखार के सिम्टम्स है। वैसे इस बीमारी के सिम्टम्स से होता है क्रॉनिक कफ, यानी कि बहुत ज्यादा खांसी आती है, खांसी आती जाती है, कभी कभी उस खांसी में और थूक में ब्लड आ जाता है, ठीक है ना, हल्का हल्का ब्लड पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो समझ जाना कि कुछ गड़बड़ है। अगर आपके साथ भी ऐसा होगा तुरंत हॉस्पिटल जाके आप इलाज करवाओ या फिर चेकअप कराओ। इसका एक उपाय है, बीसीजी नाम का एक वैक्सीन होता है, वो वैक्सीन लगाया जाता है, या फिर डॉट करके एक आता है। ये सब चीजें आप डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपके सिलेबस में आपको देखने मिल जाएगा, या तो आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हो कि एग्जैक्टली ये क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, करेक्ट है, क्लियर है। ये सब चीजें आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से फोकस करके लेनी है। सेकंड टॉपिक हमारा आज का, सेकंड टॉपिक क्या है? हिपैटिटिस। अब हिपैटिटिस को जॉन्डिस भी कहा जाता है, इन शॉर्ट हिंदी में इसको पीलिया कहा जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग को बचपन में पीलिया बहुत होता है, मतलब जवानी के टाइम पे या फिर एडल्टहुड के टाइम पे भी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अक्सर छोटे बच्चों के केस में जो लगभग 10-15 साल के अंदर होते हैं उनको काफी मैंने देखा गया। क्योंकि इसका मेन कारण क्या है? हिपैटिटिस जिसको बोलते हैं या फिर जॉन्डिस बोलते हैं, इसके होने का कारण यह है हिपैटिटिस वायरस, जो कि ABCDE कुछ भी हो सकता है। तो हिपैटिटिस वायरस होता है जो किसी भी के थ्रू आ सकता है आपके शरीर के अंदर, जो आपको बीमार कर सकता है, बहुत बीमार कर सकता है। एक बार जॉन्डिस हो गया तो पूरा शरीर को तोड़ के रख देता है। तो वो क्या होता है, क्यों होता है? तो ये जो हिपैटिटिस या फिर जॉन्डिस जो बीमारी है, ये वाले वायरस की वजह से आता है, हिपैटिटिस वायरस की वजह से। लेकिन जब ये होता है तो ये फैलता कैसे? मतलब मान लो कि मेरे को जॉन्डिस हुआ है, तो मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे को हुआ? तो हो सकता है आपने गंदा पानी पिया होगा, कंटामिनेटेड वाटर। लोग अक्सर मैंने देखा है कि लोग कहीं पे भी नल खोल के पानी पीने लगते हैं, कहीं पे भी जाते हैं। लेकिन अर्लियर टाइम्स की बात अलग थी। पहले के जमाने में लोग ऐसे ही कहीं पे भी कुआं का पानी और नदी का पानी पी लेते थे। क्यों? क्योंकि वो साफ होता था, पोल्यूशन और गंदगी नहीं होती थी। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखोगे, हर लोग गंदगी फैलाते, क्योंकि इंसान है ना यार। अभी तो हमको पता ही है कि हर चीज यार ठीक है, कचरा है, फेंक दिया। तो ये कॉमन सेंस आनी चाहिए कि हमें गंदगी जो है वो डस्टबिन में फेंकना चाहिए, हमें पानी को गंदा नहीं करना चाहिए। पैथोजेंस, बैक्टीरिया बहुत बढ़ गए, तो आज के डेट में सेफ नहीं है कि हम कोई भी खुला जगह पे पानी जाके पी ले। आज के डेट में सिर्फ फिल्टर का पानी पीना ही सबसे यूजफुल है। तो अगर आप गंदा पानी पी रहे हो सकता है उस पानी में कोई वायरस हो, ये वाला आपने पी लिया तो आपके अंदर क्या आ गया? गंदगी आ गया, वो फैलाएगा, वायरस पूरा फैल जाएगा बॉडी में और आपको बहुत बीमार कर देगा, जॉन्डिस हो जाएगा आपको। फिर शेयरिंग नीडल्स, इंजेक्शंस होते हैं, इंजेक्शंस अगर किसी को दिया, मान लो एक इंजेक्शन दिया है किसी को, उसको भी बीमारी थी, वो इंजेक्शन किसी और को मार दिया। होता है, पहले जमाने में ऐसे होता था कि लोग क्या करते थे, डॉक्टर पैसे बचाने के लिए, नर्स लोग पैसे बचाने के लिए एक ही सुई को, एक ही नीडल्स को, एक को मारा, उसी नीडल्स को मतलब पूरा धोई करके साफ करके दूसरे को मार देते थे। लेकिन वायरस, बैक्टीरिया जो होते हैं वो धोने और साफ करने से नहीं मरते, उनको बॉईल करना पड़ता है। लेकिन आज के डेट में आप देखोगे तो नीडल्स काफी सस्ते हैं, मतलब 10 रुपया 20 रुपया के हिसाब से नीडल्स आते हैं। तो ये काफी हो गया। और इसीलिए आपने देखा होगा कि आज के डेट में हर एक को एडवाइस किया गया है कि नीडल्स हमेशा एक बार एक ही को मारा जाए, उसके बाद उसको डंप कर दिया जाए, फेंक दिया जाए, दूसरे को मारा जाए नया नीडल्स। तो इस प्रकार से होता है। तो अगर आपको नीडल शेयर, मतलब ऐसा नीडल वगैरह शेयर करना पड़े तो ये सब चीजें होती हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो नीडल्स का जो स्टोरी है ना, ये बहुत ज्यादा मतलब वायरल भी हुआ था, मतलब काफी लोग इसको ये करते थे, ठीक है ना। अब यहां पे क्या होता है, हाँ एक और चीज मैं बता रहा था कि फैलता किससे? गंदा पानी शेयरिंग नीडल से फैलता है। लेकिन साथ ही में मैं आपको बता रहा था कि ये जो बीमारी है, मतलब ये जो जॉन्डिस बीमारी है, इसमें होता भी ये है कि एक सिम्टम है बहुत ज्यादा खतरनाक, जो कि है एनोरेक्सिया। तो एनोरेक्सिया में क्या होता है कि लोग जो है ना, आपको ना वेट के लिए बहुत ज्यादा चिंता करना पड़ जाता है। वेट काफी ज्यादा इसमें ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है, जिसमें आप लोग जो है ना कि ऐसा फील करने लगते हो कि यार मेरा वेट बढ़ रहा है, और एक फीलिंग आ जाती है वैसा कि आपको ऐसा लगता है कि आप मोटे हो रहे। तो एक बहुत ही अलग ही फीलिंग है। तो एनोरेक्सिया होता है। फिर आपका जो यूरिन होता है, यानी टॉयलेट जिसको हम लोग बोलते हैं, यूरिन काफी येलो कलर का, डार्क येलो कलर का आने लगता है। तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है आपका, हर बार
एक बार आ रहा है चलो पूरे दिन में चलो ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन से लगातार आपका येलो यूरिन आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, आपको चेकअप कराना पड़ेगा। तो हो सकता है ये बीमारी हो जाए, आपको शरीर में वीकनेस आ जाती है। इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, क्या उपाय है इसका? आप गरम गरम पानी पियो, मतलब गरम नहीं, गरम करके बॉइल वाटर, जिससे आपका कोई भी पानी में बैक्टीरिया वायरस ना रहे। मेडिसिन होते हैं प्रॉपर, आप इलाज कराओ जाके, तब आप ठीक हो सकते हो ये सब चीज से। तो ये सब चीज आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये था हमारा सेकंड टाइप का इंफेक्शियस डिसीज। और एक डिसीज है जो हमें पढ़ना है जिसका नाम है डिसेंट्री। तो डिसेंट्री का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा बीमारी है जिसमें लोग लूज मोशन करने लगते हैं, पेट खराब हो जाता है। देखिए ना, डायरिया, डिसेंट्री, ये सब एक ही कैटेगरी में आ जाता है, जिसमें अक्सर लोगों का पेट खराब हो जाता है, लूज मोशंस ज्यादा होते हैं। तो ये किस वजह से होता है? ये होता है बैक्टीरिया, वायरस और एक अमीबा है, उसका नाम है एंटमीबा हिस्टोलिका। मतलब ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, या फिर एंटमीबा हिस्टोलिका एक करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अगर ये किसी भी के माध्यम से, किसी भी थ्रू, पानी के थ्रू, खाना के थ्रू हमारे शरीर में एक बार आ गया तो ये हमें बीमार कर सकता है, हमारा पेट खराब कर सकता है और हमें डिसेंट्री कर सकता है। तो ये कैसे आता है? वही सेम, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। लोग गंदा पानी पी लेते कहीं पे, या फिर कोई, आप जैसे रेस्टोरेंट में जाते हो तो कभी भी याद रखना कि यार पैक पानी ले लो, पैक वाला पानी जो बोलते हैं ना हम लोग, फिल्टर पानी होता है, मिनरल वाटर जो होता है वो आप ले लो। अदरवाइज कोई कोई क्या करते हैं, नल से पानी भर के लाके जग में रख देते हैं और वही हम पी लेते हैं, तो वो बहुत बेकार होता है, क्योंकि वो चीज हो सकता है उसमें कुछ बैक्टीरिया वायरस हो, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। तो ये गंदा खाना, पुराना खाना, बासी खाना, ये सब अवॉइड करो खाना, ताकि इसमें कोई बैक्टीरिया ना आए। इसका सिम्टम्स क्या है कि वाटरी स्टूल, यानी कि जो आपका स्टूल होता है, यानी कि जो हम लोग वॉशरूम करते हैं जाके, बाथरूम सुबह सुबह करते हैं ना, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलता है वो काफी पानी जैसा निकलता है। जैसे मैंने बोला लूज मोशन होता है तो पानी जैसा निकलता है ना पूरा, ठीक है ना। नॉर्मल में क्या होता है? नॉर्मल में सेमी सॉलिड होता है, मतलब एकदम थोड़ा कड़क टाइप का निकलता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे। तो पानी जैसा निकलता है पूरा वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। फिर आपके पेट में दुखता है, एब्डोमेन पेन वगैरह होता है, ये सब कुछ सिम्टम्स है। इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? बॉइल वाटर पीना चाहिए, ओआरएस पीना चाहिए, ठीक है ना। WHO ओआरएस आता है, आपको पता है, सॉल्ट वाटर होता है वो सब, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। प्रॉपर फूड यानी गरम गरम खाना, अच्छा खाना अगर हम खाएंगे तो इससे हम क्या रहेंगे? प्रोटेक्टेड रहेंगे और हमें ये बीमारी ज्यादातर नहीं होगी। नेक्स्ट टाइप का जो डिसीज है वो है टाइफाइड। अब टाइफाइड क्या होता है? ये भी एक इन्फेक्शियस डिसीज जो जनरली फैलता है, साल्मोनेला टाइफाइड। एक ये बैक्टीरिया है जिसका नाम है साल्मोनेला, देखो नाम याद रखना है, साल्मोनेला टाइफाई। ये एक बैक्टीरिया है जो अगर आपके किसी भी माध्यम से, खाना, पानी, किसी भी माध्यम से आपके शरीर में एक बार आ गया तो आपको ये बीमारी पैदा करेगा, टाइफाइड कर सकता है। बहुत सारे लोग को टाइफाइड होता था बचपन में, मुझे भी एक बार हुआ है। तो ये किस वजह से होता है? कभी कभी हम लोग सेम वही चीज, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर अगर खा पी लेते हैं तो हमें ये बीमारी हो जाती है। इसमें भी सेम सिम्टम्स आ जाते हैं, एनोरेक्सिया देखने मिल जाता है, यानी कि वेट बढ़ने का एक घबराहट होने लगता है, हेडेक होता है, हल्का फीवर भी कभी कभार आ जाता है इसके अंदर। तो ये सब कुछ सिम्टम्स है। इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? साफ पानी पियो, वैक्सीनेशन लो, दवाई लो और प्रॉपर तरीके से आप गर्म खाना, अच्छा खाना खाओ, तो ये ठीक हो सकता है बहुत अच्छी तरीके से। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये थे हमारे 4 टाइप के इंफेक्शियस डिसीज जो इंफेक्शंस के थ्रू, किसी वायरस, किसी बैक्टीरिया, किसी भी लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में आने की वजह से, गंदा खाना पानी पीने की वजह से हमारे शरीर में ये एंटर हो सकते हैं। तो आपको ये सब चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ के ले लेना है, ठीक है। तो ये तो रिवीजन है, इसके लिए थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप लोग और ज्यादा डिटेल में अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे जो लेक्चर वीडियोस ऑलरेडी हमने पढ़ाया हुआ है डिटेल में, उसको भी आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रेजेंट डे डिसीज, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे डिसीजें हैं जो हमें आने वाले दिनों में और कई सारे बार हो सकती है या फिर होती रही होगी। तो ये डिसीज के बारे में जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम लोग और 3 डिसीज जो है, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो डिसीज आपको दिख रहा है ये है डेंगू। अब डेंगू एक ऐसा डिसीज जो आपको पता है मच्छर के काटने से होता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये अलग अलग मच्छर काटने से होते हैं। तो डेंगू के बारे में अगर पढ़ू तो देखो, हर डिसीज अलग अलग मच्छर काटने से होता है। मतलब डेंगू किसी और मच्छर के काटने से होता है, और मच्छर में भी प्रजाति होते हैं, जैसे डॉग्स भी अलग अलग कैटेगरी होते हैं, जर्मन शेफर्ड होता है, पोमेरियन होता है, ठीक है ना, लैब्राडोर होता है। आपने देखा है ना, डॉग्स की बहुत सारी वैरायटी होती है, वैसे ही मच्छर की भी वैरायटी होती है। हमको पता नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करके रखा हुआ है। तो मस्कीटो एक नाम है जिसका नाम है एडिस इजिप्टी, एक कैटेगरी मच्छर का, एडिस इजिप्टी। ये मच्छर अगर काटता है तो हमें डेंगू हो सकता है, जिसके वजह से अगर मच्छर काटेगा तो उसके अंदर एक वायरस होता है जिसका नाम था DEN12 वायरस, DEN12 वायरस बोलते हैं। तो वो मच्छर के शरीर में पाया जाता है, और वही मच्छर अगर हमें काट दिया तो हमारे अंदर वो वायरस आ जाएगा और हम बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। ये जो वायरस है, ये फ्लेवी वायरस का एक टाइप है जो कि बहुत खतरनाक होता है, और अगर ये हमारे अंदर आ गया तो हमें बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है। कभी नॉर्मल बुखार होता है, कभी तेज बुखार, ऐसे फ्लक्चुएट करता रहता है, हमें वॉमिटिंग आती रहती है, बार बार उल्टी आती है, हेडेक होने लगता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो खतरनाक चीज है वो है डिक्रीज द प्लेटलेट्स। हमारा जो खून होता है दोस्तों, वो खून गाढ़ा होता है। अगर आपके
खून कट जाता है तो आप मतलब कहीं पे कट जाता है तो आपने खून को अगर टच किया होगा तो आपको गाढ़ा लगता है, पानी जैसा नहीं होता खून, खून थोड़ा गाढ़ा होता है। अब वो गाढ़ा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर होता है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स एक ऐसा चीज है जो खून को गाढ़ा बनाता है, क्योंकि अगर खून गाढ़ा नहीं होता तो जैसे हमारे शरीर से पसीना बाहर निकल जाता है ना, पानी है ना पसीना, तो पानी पसीना ही है, तो पसीना कैसे बाहर निकल जाता है, वैसे खून भी अगर बाहर निकलने लगे तो हमारे शरीर से खून निकल गया तो हम तो डेथ हो जाएंगे यार, मर जाएंगे। और इसीलिए खून बाहर ना निकले इसके लिए खून का गाढ़ा होना बहुत जरूरी है। और गाढ़ा कौन बनाता है, प्लेटलेट्स बनाता है। लेकिन डेंगू मलेरिया ऐसे बीमारी में क्या होता है कि प्लेटलेट्स जो हमारे खून में होता है वो बहुत कम हो जाता है, उसके काउंट्स होते हैं, ठीक है, 1 लाख के आसपास होने चाहिए, 90,000 1 लाख के ऊपर होने चाहिए, तो ये काउंट जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से खून पतला होने लगता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि शरीर के ऊपर से, स्किन के ऊपर से ब्लड बाहर निकलने लगता है, और ये बहुत ज्यादा हो गया तो हो सकता है आपकी डेथ भी हो जाए। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। और ऐसा भी नहीं है कि डेंगू से कोई मरा नहीं, बहुत सारे लोग डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जैसे बीमारी जो कि आम बीमारी लगती है हमें, लेकिन होते बहुत खतरनाक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। मच्छर, इसको कैसे आप प्रिवेंट करोगे, मॉस्किटो रिपेलेंट लगाओ घर में आसपास कूड़ा कचरा जमा मत करो, क्योंकि मच्छर कहां पे ग्रो करते हैं, जहां पे कूड़ा कचरा ज्यादा होता है। गंदगी मत रखो घर में, क्योंकि गंदगी घर में रहेगा तो मच्छर पैदा होंगे और मच्छर काटेंगे तो बीमारी होगी। तो ये सब चीज आपको प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट टाइप का बीमारी है स्वाइन फ्लू। ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था जब हम छोटे थे, आप लोग के एज के, तब ये बीमारी बहुत फैला था। स्वाइन फ्लू एक ऐसा बीमारी है जो जनरली पिग्स और ह्यूमंस के अंदर फैली थी, मतलब सुअर जो होते हैं ना पिग्स, तो नॉर्मली उनमें ये बीमारी सबसे पहले आई होगी। और पिग्स के कांटेक्ट में कुछ ह्यूमंस आते हैं, जैसे कि मान लो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पिग को खाते भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो जनरली पिग्स के साथ कांटेक्ट में आते हैं, यानी खेती वगैरह करते होंगे, या फिर पिग्स का फार्मिंग होता है ना तो वो करते होंगे, और कुछ लोग उसका मीट खाते हैं। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो उनके कांटेक्ट में आए, तो वो वायरस, या फिर आप बोल सकते हो ये एक वायरस है जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना, वायरस इन्फ्लुएंजा ए H1N1 वायरस, H1N1 कहते हैं इसको, स्वाइन फ्लू को। तो ये बीमारी ह्यूमंस के अंदर आ गई और ह्यूमंस के अंदर भी ऐसे करके फैलने लगी। एक और इसका रीजन था कि ऐसा माना जाता था कि ये जो स्वाइन फ्लू वायरस है ये चिकन्स में भी फैल गया है। तो ये अफवाह थी कि क्या थी, इवन आई डोंट नो, लेकिन ये ऐसा हो गया था एक टाइम पे कि ये बीमारी काफी ज्यादा फैल गई थी। तो इसके एक सिमिलर बीमारी थी, मतलब ये जो वायरस है स्वाइन फ्लू, इसके एक सिमिलर बीमारी थी जिसको बोलते थे बर्ड फ्लू, ठीक है ना, आपने नाम सुना होगा। ये स्वाइन फ्लू और एक और बीमारी थी बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू हो गया था चिकन के अंदर, और लोग चिकन खाने से घबराते थे, मतलब जो भी नॉन वेजिटेरियंस थे वो चिकन भी खाना छोड़ दिए थे, और वो चिकन का प्राइस जो था ना वो एकदम ड्रॉप हो गया था। मुझे याद है वो सब चीजें, बचपन की चीजें, मतलब ये सब चीजें हम लोग ने फेस की है, और कई सारी और चीजें थी। तो ये वायरस भी बहुत ही खतरनाक था, काफी लोग की डेथ हुई थी इससे। ये फैलता कैसे, मान लो कि अगर मुझे किसी को भी हो गया, स्वाइन फ्लू हुआ है, तो अगर उसका पसीना भी बाहर निकल रहा है और वो पसीना भी किसी के दूसरे इंसान के कांटेक्ट में आ गया, तो वो पसीने के थ्रू भी वो वायरस जो है वो इस दूसरे इंसान के अंदर फैल जाएगा। फिर नोज के अंदर से मतलब उसने छींक दिया, या फिर जो हमारे नोज के अंदर जो ये होता है ना, मतलब जब सर्दी होती है तो बाहर निकलता है, उसको उसके लोकल लैंग्वेज में बहुत सारी चीज बोलते हैं, उसको अलग अलग नाम से जानते हैं, ये आप लोग भी जानते हो कि नाक बहता है तो क्या बोलते हैं, जो भी आप लोग का लैंग्वेज है। तो वो स्वेट हो गया, नाक में से निकलने वाला चीज हो गया, वो भी किसी के कॉन्टैक्ट में आ गया, सलाइवा थूक निकल गया, किसी के टच में आ गया, तो ये सभी चीज से भी बीमारी जो ये वाली है फैल जाती है। इसके सिम्टम्स क्या है कि अगर ये H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू अगर किसी को होता है तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगता है, यानी सांस लेने में काफी दिक्कत होती है, पूरे बॉडी में पेन होने लगता है, गला एकदम सोर हो जाता है, सूख जाता है गला, बोलने में दिक्कत हो जाती है, सोर थ्रोट हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं स्वाइन फ्लू के अंदर। नेक्स्ट बात करें एड्स, ठीक है, तो एड्स का नाम होता है, फुल फॉर्म अगर बात करूं इसका याद रख लेना आप लोग, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यानी कि इसमें क्या होता है, ये एड्स एक ऐसा बीमारी है जो होता है एक वायरस से जिसका नाम है HIV वायरस, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन इम्यून वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV बोलते हैं। तो ये एक ऐसा वायरस है जो अगर इंसान के अंदर आ गया तो ये इंसान के अंदर का जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं इसको वीक बना देता है। तो पूरा का पूरा जो इम्यून सिस्टम होता है, क्योंकि हम एक चीज जानते हैं कि हमारे अंदर बीमारी से लड़ने के लिए एक इम्यून सिस्टम है, हमारे अंदर व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स है, हमारे अंदर RBCs है, और बहुत सारी ऐसी एंटीबॉडीज है हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी से, जो खतरनाक हार्मफुल बैक्टीरिया से लड़ते हैं। तो जब लड़ते हैं ना, तो जब हार मान जाते हैं तो हमें बीमारी हो जाती है, क्योंकि यार कभी तो हार मानेंगे ना, अगर मान लो बैक्टीरिया ज्यादा है और हमारे अंदर के एंटीबॉडीज जो लड़ाई करती है ना, सोल्जर्स, हमारे अंदर के बॉडी के सोल्जर जो है वो कम है, तो ये हरा देगा, तो हम बीमार पड़ जाएंगे। हम फिर दवाई खाते हैं, दवाई खाने के बाद ये सोल्जर और बढ़ जाते हैं, फिर वो बैक्टीरिया वाले सोल्जर को मार देते हैं। तो इस प्रकार से चीजें चलती है, तो हमारे वीक इम्यून सिस्टम कर देते हैं, और इस प्रकार से वीक हो जाता है कि हमें कई सारी बीमारियां अंदर अंदर लग जाती है। मतलब ये एक कोई बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है, ये मतलब एक ऐसा चीज है जिसके अंदर आपकी इम्यून सिस्टम ही खत्म कर देता है, और इम्यून सिस्टम खत्म हो गया तो अलग अलग बीमारी हमको लगने लगती है। तो इसको टेस्ट करने के लिए, मतलब कैसे पता चलेगा कि HIV हुआ है, एड्स हुआ है कि नहीं, तो एक टेस्ट होता है जिसका नाम है ELISA, इसका एक फुल फॉर्म है, आप लोग सर्च करना। तो ELISA करके एक टेस्ट है जिसके थ्रू, जैसे हम लोग ब्लड टेस्ट
टेस्ट कराते हैं, वैसे ये एलिसा करके एक टेस्ट है जिसके थ्रू पता चलेगा कि उस इंसान को HIV है या नहीं है, ये पता चलेगा, ठीक है ना। और ये टच के थ्रू नहीं फैलता, लोगों ने अफवाह फैलाई थी किसी को एड्स हुआ है तो टच कर दिया तो उसको भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। एड्स एक जानलेवा बीमारी है, अगर किसी को HIV के बाद एड्स हो गया, पहला होता है HIV, एक बार वायरस आ गया HIV तो उसको आप इलाज कर सकते हो, लेकिन HIV जब एड्स बन जाता है यानी एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम बन जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं है, इंसान की डेथ होना निश्चित है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज है, इसको भी आप अच्छी तरीके से लर्न करके ले लोगे, इसमें से भी कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं जो कि नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, हमने इन्फेक्शियस डिसीज तो पढ़ लिया इतने सारे, अब ये एक ऐसा डिसीज है जो नॉन इन्फेक्शियस है, मतलब कभी भी किसी इंफेक्शन के थ्रू, किसी के टच के थ्रू नहीं फैलेगा। तो कौन कौन से डिसीज है चलो देखते हैं। सबसे पहला जो है वो कैंसर। ये एक ऐसा डिसीज है जो नॉर्मली क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, यानी कि अगर आपके किसी भी बॉडी के अंदर, क्योंकि हर एक चीज सेल से बना है और उस बॉडी ऑर्गन के अंदर सेल जो होते हैं वो अनकंट्रोल ग्रोथ दिखा रहे हैं, क्योंकि शरीर के अंदर ग्रोथ होना चाहिए लेकिन अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है, ठीक है ना, उसके अंदर क्या आ जा रहे हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ आ जा रहे हैं, तो समझ जाना कि वो कैंसर डेवलप हो रहा है। तो उसके अंदर क्या आ जाते हैं, ग्रुप और लंप ऑफ कैंसर सेल, उसके अंदर कैंसर सेल आ जाते हैं। कभी कभी वो जो कैंसर सेल होता है उसको मैलिग्नेंट ट्यूमर के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ट्यूमर्स डेवलप हो जाते हैं। ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर एक्स्ट्रा स्किन होते हैं, एक्स्ट्रा टिश्यूज, एक्स्ट्रा सेल्स आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदायक है और बहुत ही कार्सिजेनिक होते हैं, मतलब डेथ भी हो सकता है उसकी वजह से, ठीक है। तो कैंसर कहां कहां होता है, हमारे शरीर के अंदर लंग्स में हो सकता है, माउथ के अंदर आपने देखा होगा, ठीक है ना, मुंह के अंदर भी हो जाता है, फीमेल के अंदर ब्रेस्ट होता है, ठीक है ना, जो ब्रेस्ट होता है उसके अंदर भी हो जाता है, और खासकर ऐसा भी माना जाता है कि सिर्फ फीमेल में नहीं बल्कि मैन के अंदर भी, चेस्ट के अंदर जो है ना वो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ठीक है ना, ये भी एक ऐसा स्टडी माना जाता है। स्टमक के अंदर, पेट के अंदर स्किन कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है, ऐसे कई सारे टाइप के इस टाइप के कैंसर होते हैं। अब ये जो कैंसर होता है उसके मेन कारण यही होते हैं, जो ज्यादा दारू पीता है, अल्कोहल, जो गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ जंक फूड खाता है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करता, अच्छी वेजिटेबल्स नहीं खाता, अंदर बहुत सारी चीज की कमी हो गई, तो ऐसे लोगों को चांसेस होता है कि उसके अंदर कैंसर डेवलप कर जाए। और कैंसर अगर फर्स्ट स्टेज में है, 2 स्टेज में है तो इट इज क्योरेबल, यानी उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन एक बार जैसे मैंने आपको बताया फाइनल स्टेज पे पहुंच गया, लास्ट स्टेज पे पहुंच गया तो नहीं ठीक हो सकता। इसका मेन सिम्टम्स क्या है, लम्स आ जाते हैं, मतलब गट्ठे हो जाते हैं, समझ लो ब्रेन में हुआ है तो ब्रेन में गट्ठे आ जाएंगे अंदर अंदर, लंग्स में हुआ है तो लंग्स के अंदर गट्ठे आ जाएंगे, मतलब स्किन जो है ना बहुत ज्यादा उसके अंदर लम्स आ जाते हैं, गट्ठे गट्ठे आ जाते हैं, बहुत दर्द होता है, पेन होता है काफी ज्यादा, क्रोनिक कफ यानी बार बार खांसी आती रहती है, खून भी निकलता है खांसने से, ब्लड के अंदर देखने मिल जाता है उसको, वेट लॉस काफी ज्यादा हो सकता है, और बहुत ज्यादा स्कार होता है, मतलब जलन होता है, चोट जख्म जैसा महसूस होता है, और अंदर अंदर पूरा बॉडी जो है इन्फ्लेमेबल यानी जलन जैसा फील होता है। तो ये सब चीजें होती है कैंसर के अंदर। वही बात करें दूसरी बीमारी है डायबिटीज, ये भी एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही ज्यादा फेटल है, यानी इसके वजह से भी लोगों की जान जाती है। दिखने में डायबिटीज बहुत ही कॉमन लगता है, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई दर्द वगैरह नहीं होता, लेकिन डायबिटीज इज वेरी खतरनाक है, मतलब डायबिटीज नहीं होना चाहिए किसी को भी। तो इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है हमारे शरीर के अंदर, जो कि कौन प्रोड्यूस करता है, पैनक्रियास। आपको पता ही है, जैसे हमारे शरीर में क्या होता है ना, लंग्स होता है, किडनी होता है, हर एक का अपना अपना काम है, वैसे ही हमारे शरीर के स्टमक के जस्ट नीचे आप देखोगे तो एक पैनक्रियास एक ऑर्गन होता है। पैनक्रियास का काम है एक हार्मोन को सिक्रीट करना, एक हार्मोन बनाता है, जैसे हमारे अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स है जो सलाइवा निकालते हैं, थूक निकालते हैं, करेक्ट है, हमारे अंदर होते हैं वो, इसके लिए थूक बाहर निकलता रहता है, हमारे मुंह के अंदर थूक आता रहता है गीला गीला करने के लिए, ठीक है। वैसे ही पैनक्रियास का काम है क्या बनाना, इंसुलिन बनाना। अब इंसुलिन क्यों चाहिए, ताकि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल यानी कि शुगर ग्लूकोज जो लेवल होता है ना, शुगर लेवल जो होता है वो बैलेंस कर सके, क्योंकि हमारे शरीर में ज्यादा मीठा अगर आ गया तो दिक्कत है। तो समझ लो कि हम बाहर से मीठा खाते रहते हैं, हम कचरा खाते हैं, कचरा मतलब वो कचरा नहीं है, तो रियल कचरा, कचरा मतलब जंक फूड, हम जंक फूड खाते हैं, उसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिससे ग्लूकोज मिलता है, मीठी चीजें खाते हैं, शक्कर ज्यादा खाते हैं, मिठाई ज्यादा खाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में वो मिठास जो है काफी ज्यादा होती है। तो ये जो ग्लूकोज माफ करना, ये जो इंसुलिन है जो पैनक्रियास सिक्रीट करता है, वो उसको बैलेंस करने का काम करता है। तो हम जो बाहर से शुगर खा रहे हैं और ये इंसुलिन क्या करता है, एक दूसरे को बैलेंस करता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जो लोग बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं वो इंसुलिन भी एक तरीके से रोक नहीं पाता, और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है बिकॉज ऑफ द सम इशू पैनक्रियास के अंदर इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाता है, यानी लो हो जाता है। इंसुलिन लो अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, शरीर में जो बाहर से मिठास आ रही है या फिर जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से आ रही है, जो भी आप खाना खा रहे हैं उससे आ रही है, तो ग्लूकोज लेवल काफी बढ़ जाएगा। जब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहां पे इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है या फिर कम हो रहा है, तो वो ग्लूकोज लेवल को नहीं कर पाएंगे। और ये जो बीमारी होती है जिसमें ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं हो पाता, तो इसी को बोलते हैं दोस्तों डायबिटीज। तो इसमें होता क्या है, रीजन क्या है, हेरिडिटी, या तो जैसे मैंने बोला पेरेंट्स को था, पेरेंट्स की वजह से बच्चों के अंदर आ गया। ओबेसिटी, बहुत ज्यादा लोग बहुत मोटे होते हैं ना, अगर बहुत मोटे हैं, ओबीज है,
तो उनको हो सकता है डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाए। एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिजिकल मूवमेंट नहीं है, तो हो सकता है डायबिटीज हो जाए। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, मेंटल स्ट्रेस वजह से, तो हो सकता है ये बीमारी हो जाए। और सिम्टम्स क्या है? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन आता है, बार बार टॉयलेट जाते हैं, ये वाला प्रॉब्लम होता है खासकर नाइट में। ओबेसिटी, शरीर का साइज बहुत बढ़ने लगता है, मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है इसका उल्टा हो जाता है कि शरीर एकदम पतला होने लगता है, वेट लॉस भी होने लगता है। तो ये सब कुछ सिम्टम्स है डायबिटीज के अंदर जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक्स आपको समझ में आ गया होंगे। तो बस यही था दोस्तों आज का लेक्चर, जिसमें ये पूरा चैप्टर हेल्थ एंड डिसीज, जितने भी प्रकार के डिसीज थी, हेल्थ थी, वो सभी चीज ऑलमोस्ट अपने एंड से फटाफट तरीके से हमने रिवाइज करा है। उम्मीद करता हूं कि आधे घंटे के लेक्चर के अंदर आपको ये पूरा चीज रिवाइज हो गया होगा। तो ये हमारा जो मेहनत आपके लिए हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, वैसे तो आप जानते हैं पूरा सिलेबस ऑलरेडी पढ़ा रखा है, हम आराम कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपके मिड टर्म एग्जाम्स का सोच के आपके लिए रिवाइज करा रहे हैं सब चीज। तो फटाफट तरीके से अच्छे से सपोर्ट करना, और आपको कैसा लग रहा है ये चीज जरूर से कमेंट करके बताना। तो यहां पे इस वीडियो को एंड करते हैं, अगले लेक्चर में और भी बहुत सारे चैप्टर्स का रिवीजन लेकर आएंगे। तो आप लोग बस बने रहना, सपोर्ट करते रहना और प्यार दिखाते रहना, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।